और दिल्ली शहर ऐसा है कि आपको खा भी जाएगा और पचा भी लेगा और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपका क्या है। वो दिल्ली शहर नमूना, अंदर मिट्टी बाहर चुना। लो इनसे मिलिए। लो प्यार से इन्हें केसी चौधरी कहते हैं, नाम इनका खेमचंद चौधरी। राजस्थान में पैदा हुए, स्टार्ट की फटाफट डिजिटल कंपनी। कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करते गए और आज ये कंपनी बहुत बड़ी बन गई इनकी मेहनत से। तो आइए जानते हैं इनकी जर्नी को। आज मैं कितनी चालाकी दिखा लूं, कितना ही क्लेवरनेस दिखा लूं, एक टाइम पे फ्यूज बल्ब बनी जाओगे। सर जब आप किसी को रिक्रूट करते हैं तो सबसे बेसिक चीज़ आप क्या देखते हैं उस इंसान के अंदर? गलतियां निकालने लगूंगा तो सबसे पहले तो मेरे में ही बहुत गलतियां हैं। रिग्रेट किसी बात का? कई बार लगता है कि यार मैंने नौकरी में। फादर का बच्चों की तरफ प्रेम बहुत है बट वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप अभी फादर हैं तो ऐसा क्यों? एक टफ एनवायरनमेंट नहीं देंगे अपने बच्चे को तो वो खिल के नहीं आएंगे। बहुत अच्छी टर्म यूज की, जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के अंदर जो सुख है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है जी। और दुख जो है। यूट्यूब की ऐसी क्या पॉलिसी जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि यार इसको तो हटा देना चाहिए यूट्यूब? 15-16 साल का केसी है और आप अपने उस बचपन के केसी को देख रहे हैं, तो उसको एक क्या ऐसी आप एडवाइस या कुछ भी आप उसको क्या बताना चाहेंगे? देखो, इतने सारे लोगों का हम पॉडकास्ट कर चुके और बड़ा अच्छा लगा उन लोगों की लाइफ जर्नी के बारे में जानने का, क्योंकि वो बहुत नीचे से उठ के बहुत ऊपर अपनी लाइफ में गए हैं, बहुत मुकाम उन लोगों ने हासिल किए हैं। लेकिन आज हम जिस इंसान से मिलने वाले हैं उसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही नहीं है कि वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन गए हैं। उनसे मिलने का रीज़न है एक उनका अच्छा इंसान होना। मैंने कभी किसी को उनकी बुराई करते हुए नहीं देखा, तो मुझे लगा यार ऐसे इंसान से तो मिलना चाहिए कि जो लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो गया और उसके बावजूद भी वो इतना हम्बल है। कैसे? आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो है खेमचंद चौधरी, फटाफट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक। आइए मिलते हैं। सर जब मैंने आपको पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया तो सबसे पहला आपका भी ये क्वेश्चन था कि भाई मेरे साथ क्यों? और इस पॉडकास्ट को करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि मुझे आपसे शिकायत है और मैं आपके पास एक शिकायत लेके आया हूँ। एक्चुअली मैंने कहीं भी देखा है, हम जहाँ भी बात करते हैं, जो हमारे यार दोस्त कहीं भी काम कर रहे हैं, तो सबका स्टार्टिंग मॉर्निंग से होती है अपने बॉस को गाली देने से कि यार बॉस ये कर रहा है, बॉस वो कर रहा है। लेकिन आपके यहाँ मेरे जितने भी दोस्त काम कर रहे हैं, मैंने कभी उनके मुंह से हमेशा तारीफ़, अरे हमारे बॉस इतने अच्छे हैं, हमारे बॉस इतने अच्छे हैं। मैंने कहा ऐसे इंसान से तो मिलना ज़रूरी है कि वो ऐसी कौन सी घुट्टी पिला रहे हैं जो बाकी लोग नहीं पिला पा रहे। तो सर ऐसा क्या है कि सब आपसे इतने खुश क्यों हैं ये लोग? देखो, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और जॉइंट फैमिली का जो असली मीनिंग है वो मेरे अंदर ब्लड में घुसा हुआ है। और किसी भी, और मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में अपना कैरियर के 19 साल दिए हैं। वहाँ कोई बॉस होता नहीं है, मतलब अगर कहूँ तो जो मालिक है उस तक पहुँचने तक तो बहुत दूर की बात है। वहाँ तक कोई पहुँचता नहीं है। आपके ऊपर जो बॉस है वो भी नौकरी करता है, उसके ऊपर जो बॉस है वो भी नौकरी करता है। तो मतलब हम किसी न किसी के नीचे हैं। अब बीइंग कि ये कंपनी हमने स्टार्ट करी, सब कुछ है, लेकिन जो ब्लड में जो चीज़ है वो मल्टीनेशनल वाला घुसा हुआ है कि हम सब किसी न किसी के लिए काम कर रहे हैं जी। तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एज ए फैमिली की तरह से जुड़े हुए हैं जी। और उनसे काम कराना या उनका खुद सेल्फ मोटिवेट होना ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं चाहता हूँ कि हर बंदा के अंदर अपनी एक आग है, वो खुद ही उसको इग्निट करके रखे, रादर देन
मैं उसको बार बार पिंच करूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। मतलब मैंने देखा है कि वो ऑफिस से जाके भी कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, मैं कह रहा क्यों कर रहे हो? नहीं यार काम है तो करना है। तो वो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो मोटिवेटेड, वो खुश होते हैं। मतलब अभी अभी जन्माष्टमी टाइम पे भी कुछ चीजें वीडियो आपकी बहुत अच्छी चल रही थी तो सब खुश थे, फोन कर रहे हैं दूसरे को, अरे यार अपने ऑफिस की इतनी अच्छी वीडियो चल रही है। मैंने कहा यार बड़े खुश हो रहे, नहीं तो सब अपना ऑफिस से गए, अपना क्या मतलब कि ऑफिस चलो है ना चलो। बिल्कुल बिल्कुल सर आपने बहुत अच्छी टर्म यूज की, जॉइंट फैमिली। मतलब आजकल बहुत लंबी चौड़ी डिबेट है लोगों के पास कि जॉइंट फैमिली तो होनी ही नहीं चाहिए। अपना आपकी फैमिली हुई, आप अलग हो जाओ, नहीं तो लड़ाई झगड़े और घर में क्लेश होगा, ये होगा वो होगा। आप बताइए कि जॉइंट फैमिली का आपके लिए क्या मीनिंग है, या ज़रूरी है जॉइंट फैमिली या नहीं? यार आई डोंट नो आपका क्या बैकग्राउंड है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं आज 55 ईयर का हो गया एंड देयर आर सर्टेन वर्क जो हर आदमी करता होगा एज ए न्यूक्लियर फैमिली में, लेकिन मैंने वो काम करे ही नहीं है ज़िंदगी में। मतलब अगर कोई चीज़ लेके जानी है बाजार से तो मैं कभी लेके नहीं गया। कोई चीज़ काम ऐसा करना पड़ता है हर इंसान को, मुझे वो काम करने ही नहीं पड़ते क्योंकि मेरे लिए वो काम ही नहीं बने। अगर मैं एज ए इंडिविजुअल फैमिली रहता तो शायद मैं भी उन्हीं कामों में लगा होता। लेकिन मेरी फैमिली का कोई ना कोई सदस्य वो काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम वो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही, और एक दूसरे के बीच में हम टांग नहीं अड़ा रहे, और देखो फिर भी तालमेल से पूरा काम अच्छा चल रहा है। ऐसे ही जितने भी लोग हमारे साथ हम आपस में जुड़े हुए हैं एज ए फैमिली, ऑफिस में भी हमें पता है कि वो लोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं और वो काम करने के वही काबिल लोग हैं। हम उनको क्या गाइड कर सकते हैं कि भैया तूने जो काम किया वो अच्छा नहीं किया जी, तो वो खुद ही उसमें इम्प्रोवाइज करता जा रहा है और धीरे धीरे परफेक्ट होता जा रहा है। सर जॉइंट फैमिली चलने का सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है, या आपकी अभी तक मैंने बात की है जितना मैं आपको जानता हूँ, कि जो इंसान इतने चीज़ें खुद नहीं सीख सकता, बिहेवियर या जो आपके संस्कार हैं वो आप में बचपन से डाले जाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी परवरिश या तो उस हिसाब की रही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी फैमिली में किस इंसान का रहा आपके ऊपर? देखो जी, माँ बाप का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है बच्चों पे जी, और फिर शादी होके आना, और वो एक दूसरे परिवार से बेटी आई है शादी होके जी, लेकिन उसने अपने माँ बाप को छोड़ के लड़के के माँ बाप को अपना बनाना जी, और सेम कल्चर में अडॉप्ट हो जाना जी, ये एक बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। तो कहते हैं कि जॉइंट फैमिली चलो आ रही है, ऊपर से है, सब कुछ है कि आपके अंदर वो गुण हैं या आपके अंदर उस टाइप का नेचर डेवलप हो गया, लेकिन हर बंदे को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है जी, और मन भी मारना पड़ता है, लेकिन उसके जो फ्रूट हैं वो जॉइंट फैमिली वाला ही जान सकता है कि उसके फ्रूट्स का टेस्ट क्या है। वो न्यूक्लियर फैमिली वाला नहीं जान सकता। बिल्कुल, जॉइंट फैमिली के अंदर जो सुख है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है जी, और दुख जो है वो कई गुना छोटा हो जाता है। अरे वाह, ये एक बहुत बड़ा इसका, ऐसा नहीं है कि दुख परिवार में नहीं आता, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में क्योंकि उसने जब सुख एंजॉय किया तो वो दुख आगे तक बता भी नहीं पाता है और फिर उसके साथ लोग खड़े भी नहीं होते जी, लेकिन जॉइंट फैमिली में पूरा परिवार एकजुट हो जाता है उससे निपटने के लिए, तो वो समय कट जाता है बस। और है जिंदगी क्या है, जिंदगी एक जो सफ़र है और टेम्पररी है, नथिंग इज़ परमानेंट। हम सोचें कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ और ये परमानेंट रहेगा, नहीं, किसी ना किसी टाइम के बाद हम सब फ्यूज बल्ब हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है, और उसे देखो आप कि अगर किसी ने गवर्नमेंट जॉब से बड़ा अच्छा रुतबा, कोई अच्छी रैंक से, कोई मिनिस्टर लेवल का बंदा, और एक एज के बाद उनको खुद चल भी नहीं सकते हैं वो लोग, बात भी नहीं कर सकते हैं जी, तो ये आदमी ने ध्यान में रख के अगर हर काम को करेगा
तो वो एक ना एक दिन अपना जीवन में सुधार करता जाएगा कि आने वाले समय में आज मैं कितनी चालाकी दिखा लूँ, कितना ही क्लेवरनेस दिखा लूँ, लेकिन एक टाइम पे फ्यूज बल्ब बनी जाओगे जी। ये अगर ध्यान रहेगा तो इंसान अपनी गलतियों को पे कंट्रोल करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। सर आप अपनी माता के ज़्यादा क्लोज थे या पिताजी के? किसको आपसे ज़्यादा, मतलब आपको किससे ज़्यादा प्रेम था? देखो ये बताना बहुत मुश्किल है, हाँ। क्योंकि मैं जितना अपनी माँ से प्यार करता हूँ उतना ही पिताजी से भी प्यार करता हूँ, जी। क्योंकि मेरी माँ भी उतना ही प्यार पिताजी से भी करती है। ठीक है कि नहीं है? अगर अपने पिताजी के लिए कोई लफ्ज़ गलत भी निकालूं कि पापा ये गलत, तो माँ मुझे डिफेंड कर देगी कि नहीं वो सही सोच रहे हैं। जी। तो मेरा नज़रिया भी वही हो जाएगा। तो ये एक, आज मैं कहूँ कि आप अपनी राइट आई से ज़्यादा लगाव करते हो या लेफ्ट आई से, तो आपके लिए बताना मुश्किल होगा। मेरे लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है जी। और मैं दोनों से इक्वल प्रेम करता हूँ। मैं दोनों को दुखी नहीं देख सकता। ये वाला तो माँ और बाप का मैं, और वो भी मुझे, देखो माँ बाप कभी भी अपने बच्चे को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, खास करके फादर कभी भी अपने बच्चे को एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि वो कितना, उसकी जो तकलीफ है वो एक बाप ही समझ सकता है जी। तो इसलिए माँ तो इमोशनली बहुत अटैच्ड है, वो कमेंट कर देती है, वो समझ लेती है। पापा को समझाना और समझना में टाइम लगता है। सर ये आपने बहुत एकदम डीप बात एकदम टच की है, क्योंकि हम जितने भी लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या गांव से आते हैं, जो अब उस जनरेशन से आते हैं, तो वहाँ क्या है कि फादर का बच्चों की तरफ प्रेम बहुत है, बट वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कभी नहीं कर पाते। तो आप अभी फादर हैं, तो ऐसा क्यों? अब तो आप ये, जब आप बच्चे थे तो लगता होगा कि यार शायद उस तरह के जितना माँ प्यार करती है, दुलार करती है, फादर नहीं करते शायद, लेकिन अभी आप उस स्टेज में हैं कि आपको पता नहीं करता हूँ बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो क्या है वो, क्या चीज़ रोकती है एक्सप्रेस करने से? देखो जी, पिता को हमेशा हार्ड ही रहना चाहिए। माँ जो है, जो नारियल है उसके अंदर का जो फ्रूट है वो माँ है, और बाप जो है उसको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है बेसिकली। और नारियल की कीमत जब तक वो अंदर से कवर है तब तक वो एकदम सॉलिड रहेगा, है ना? और उसकी कीमत तब तक है क्योंकि उसका पानी भी बचा हुआ है, उसमें कोई इन्फेक्शन जीवाणु भी नहीं है, वो प्योर है जी, क्योंकि वो शेल जो है वो हार्ड है। तो अगर बाप भी सॉफ्ट हो गया तो फिर वो अंदर वाला शेल और जो अंदर के नारियल और बाहर के शेल में कोई डिफरेंस नहीं होगा, फिर वो उसका मिसयूज होने लग जाएगा। तो बाप को वैसे हार्ड रहना ही चाहिए। एक बड़ा मुश्किल है, बाप को अपनी इमेज को सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है ऐसा, लेकिन वो भरपाई मदर कर देती है। मतलब दूर से बाप जो है देख लेता है कि यार ठीक है, मेरा जो ये कठोरपन है वो ठीक है। मदर भी कई बार बोलती है पिताजी को, या आपकी वाइफ आपको बोलती है कि यार ऐसे हार्श नहीं होना चाहिए तुम्हें अपने बच्चों के साथ। बट ये जमाने का दस्तूर चला आया है कि अगर आप जब तक एक टफ एनवायरनमेंट नहीं देंगे अपने बच्चे को तो वो खिल के नहीं आएंगे। क्योंकि देखो माँ बिल्कुल बहुत सारे सेक्रीफाइस करती है, लेकिन हर कोई उस बारे में बात भी करता है कि यार, और हम सबको पता भी होता है, हम अवेयर भी होते हैं कि यार माँ ने हमारे लिए ये किया। यूजुअली फादर के साथ क्या है कि वो जो सेक्रीफाइस करते हैं वो कहीं ना कहीं छिप जाते हैं, वो हिडन पीछे रहते हैं, अपनी इमेज को सामने नहीं आने देते। तो बट ये बहुत बड़े सेक्रीफाइस होते हैं कि उस इंसान ने ये आपको सही रखने के लिए कि आप सही रास्ते पे चलो, उसने खुद कठोर बनना चुन लिया। बिल्कुल, वो वैसे देखा जाए तो एज ए इंसान, या अगर मैं मदर और फादर की बात करूं तो अकेले में वो माँ से भी ज्यादा इमोशनल होता है फादर। वो अकेले में रो सकता है, माँ सबके सामने रो देती है।
लेकिन टफ तो है, टफ है। हर कोई अपना रोल अदा कर रहा है और ईश्वर ने सबको एक क्वालिटी दे के ही भेजा है। तो हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, माँ अपना रोल अदा कर रही है, यही है। बचपन में शरारती थे आप? शरारती मतलब ऐसा कोई काम नहीं था जो करता नहीं था। अच्छा। माँ के छुपके भी करता था, माँ से मार भी पड़ती थी। और घर पे माँ को मेरे बताने से पहले पड़ोस वाले बता देते थे कि ये इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। और माँ की मार तो आए दिन पड़ती रहती थी। चलो प्यार प्रेम तो बराबर किया है। मार ज्यादा पिताजी ने लगाई या माँ ने? पिताजी ने तो कभी मार नहीं लगाई, हाँ। सिर्फ डांटा ही है। लेकिन माँ की तो मार की बात, मतलब वो दिन ही का स्टार्ट ही नहीं हो सकता बिना मार के। और आज भी अगर मैं कोई गलती करूं तो माँ ये बोल देती है कि लगता है कि तुझे मेरे हाथों की पड़ी नहीं है। पड़ी नहीं है, बस उतना ही बचपन पूरा याद आ जाता है एकदम। कोई ऐसी शरारत याद है सर आपको कि मतलब कि यार वो उसके ऊपर बहुत मार पड़ी थी? एक बार की बात है कि मैं बेसिकली एक गांव, छोटे से गांव से हूँ, राजस्थान के एक छोटे से गांव पे। तो उस समय हम एक रेंटेड घर में रहते थे। टीन का शेड था घर की छत, और जो बाथरूम था उस पे छत नहीं डली हुई थी। बहुत छोटा था, 7वीं या 8वीं में होऊंगा, पता नहीं क्या सूझा कि कुछ चीज़ें पड़ी थी, लकड़ी वगैरह, बांस पड़ी हुई थी। तो वो बाथरूम की छत के ऊपर बांस रखी और एक टीन शेड उठा के रख दिया। थोड़ी देर के बाद पता नहीं क्या सूझा कि यार वो टीन शेड कोने से वहां पे कुछ पड़ा हुआ है, उसी पे जाके बैठ गया। बैठा तो पूरा टीन शेड मेरे वजन से ही बाथरूम में चारों तरफ। ये अच्छा था कि कोई था नहीं बाथरूम में, मम्मी नहीं थी, और फिक्स हो गया। वो पूरी तरह दीवार से रगड़ता हुआ नीचे मैं गिर गया। जब अंदर गिरा तो मेरे वजन अच्छा खासा था, मेरा आज भी हेल्दी ही हूँ, तो हिप्स पे लगी और चुपचाप उठ के बेड पे जाके सो गया। मोहल्ले वालों ने मेरी ताई को बता दिया कि ऐसे ऐसे जो है वो बेटा गिर गया है। वो ताई पता करने आई और मम्मी किचन में काम कर रही थी कि तुझे पता है वो गिर गया बिट्टू। गिर गया क्या? हाँ, वो छत से गिर गया। और उनका ये बोलना था, और मम्मी ने आओ देखा ना ताओ, पहले तो मुझे पिटाई करी और बोली कहाँ गिरा है, कहाँ लगी है। मैंने कहा पहले आपने पीट लिया, कहाँ लगी। और फिर जब देखा तो बाथरूम में पूरा वो टीन शेड फिक्स था नीचे। उसको फिर बुलवा के किसी को निकलवाया गया कि यार ये क्या, मतलब मैं भूल गया कि ये मैंने ही टेम्परेरी बनाया, और इसके ऊपर पत्थर रखते रखते मैं खुद ही जाके बैठ गया कि इतनी तो चोट गिरने से नहीं लगी थी आपने। तो ऐसे कई चीजें थी। मतलब मैं बचपन से देखा जाए, धागा पट्टी, मुझे चोटें लगती रहती थी, कुछ ना कुछ करता रहता था बचपन में। मतलब कुछ ठोका पिंजी कुछ करना, कभी ट्रक बनाना, कभी कोई फैक्ट्री बनाना, मॉडल तैयार करना, कारपेंटर जो खर्ची मिलती थी कारपेंटर के पास जाके पहिए बनवाना, फिर आर्टिफिशियल ट्रक बना लेना टीन शेड से, फिर उसमें मोमबत्ती लगाना, चलाना। तो वो हाथ में कट लगते रहते थे उंगली में। अब मुझे गठान बांधना नहीं आती थी पट्टी, तो पहले मैं पट्टी बांधता, उसके ऊपर धागे से बांधता जाता था कि वो पट्टी ना खुले। तो मेरे ये फिक्स थे मुझे कि पट्टी और धागा ये परमानेंट मेरे पास पड़ा होता था। उस टाइम क्या सोचते थे सर आप, मैं क्या बनूंगा लाइफ में? कुछ सोच ही नहीं थी, बस अच्छा। जो चीज करता इच्छा होती करता रहता। हाँ। और दोपहर को ना मम्मी को सोने देता, क्योंकि बस किसी ना किसी चीज के साथ ठोका पिंजी करता ही रहता था, लगा रहता था। वो कहती ना खुद सोता है ना मुझे सोने देता है। तो बस बड़ा इसी चीज में, मेरी शरारतों में यही बचपन बीता है। कुछ ना कुछ करना है। हाँ सर, बातों बातों में यूजुअली क्या होता है कि आपने बात की कि किसी और की बेटी हमारे घर आई है और उसको वो सब सेक्रीफाइस करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो किसी न्यूक्लियर फैमिली से आई है, हो सकता है वो किसी जॉइंट फैमिली से भी आई है। अगर अब यहाँ जॉइंट फैमिली है तो सबको अपना परिवार की तरह अपनाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपकी जो पत्नी है उनके बारे में आप कुछ बताइए कि वो आपकी लव मैरिज हुई, अरेंज मैरिज हुई, कैसा था?
नहीं, मेरी अरेंज मैरिज हुई है और ये जॉइंट फैमिली जो बनी है सारा क्रेडिट उसे ही जाता है, वाह, क्योंकि मैं तो अपनी फैमिली को गांव में छोड़ के आ गया था। अच्छा। हाँ, मैंने अपना जॉब स्टार्ट करी, मेरी शादी यहाँ हो गई, लेकिन जब भी मैं किसी पार्टी वगैरह में जाता तो मैं कहता यार मेरा भाई वहाँ रहता है, वो भी यही सोचता था मेरे बारे में कि हम कैसे रहेंगे। फिर जब मेरी बिटिया हुई तो फाइनली भाई ने, मेरे चाचा जो हैं, उनको बोला कि मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा, क्योंकि आप और पापा ने अपनी ज़िंदगी गांव में दोनों भाइयों ने बिताई है साथ में, और मेरा भाई शहर में है। हाँ, तो मैं भी जाता हूँ, मैं भी नौकरी करूँगा वहाँ। वाह, तो वो जब आया तब, अभी तो मेरी बेटी बहुत छोटी थी, तो उसको भाभी ने अपनाया और उसको भी लगा कि यस हमारी एक स्ट्रेंथ बड़ी है, और उसने मुझे खुश देखा, मेरी वाइफ ने, कि यस ये खुश हैं, इनका भाई यहाँ आ गया। तो फिर इन दोनों ने आपस में तालमेल ऐसा बिठाया, सब कुछ किया। फिर भाई की शादी हुई, उसके बच्चे हुए, तब जाके मेरे मम्मी पापा यहाँ शिफ्ट हुए एक एज के साथ जी। तो आज मतलब हम सब इकट्ठे रहते हैं, मम्मी पापा के साथ ही हैं, और बहुत ये जॉइंट फैमिली उसी की बनाई हुई है। अगर वो इतना सब कुछ अपने ऊपर बर्डन ना लेती तो एक ही, वो भी एज ए इंडिविजुअल आके मेरे साथ खुश थी। सही बात। कि उसे क्यों आफत लेनी है, करेक्ट। क्यों देवर को जो दिल्ली आया उसको अपने अंदर इतना कर लेना कि एक भाई के तरह से, कि वो देवर भी बोले कि नहीं मुझे यहीं रहना है। हाँ, नहीं तो वो 2 महीने के बाद ही भाग जाता कि मैं भाई के साथ नहीं रह सकता हूँ। लेकिन वो एक इंजन बन के उसने काम किया, और बाकी लोग तो सब डब्बे की तरह से जुड़ते गए। मतलब उसने मेरी फैमिली नहीं, मेरे चाचा के फैमिली, तो जो छोटा चाचा का बेटा, चाचा की बेटी, वो भी बेटी भी दिल्ली आके उनके साथ रही, और उसकी भी एजुकेशन पूरी कराई। मैं तो जॉब में ही था, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि फैमिली कैसे ग्रो करती जा रही है और कैसे हम एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं, और आज एक जॉइंट फैमिली बन गई जो कि स्टार्ट हुई सिंगल बंदे से जी। तो बस, तो सारा क्रेडिट जो है उसके बाद, अगर सब नए नए, चाहे मेरे ब्रदर की मिसेज आई, सब कुछ आई, मम्मी पापा आए, तो वो गांव में रहते थे लेकिन शहर में आए तो 2-2 बहुएं, लेकिन सब ऐसे जुड़े कि उन्होंने अपनी बेटियां मानी और सब कुछ। तो आज वही चल रहा है और टिकी हुई हैं चीज़ें। करियर की शुरुआत कहाँ से हुई सर? कैरियर की शुरुआत एक्चुअली मेरे फादर के साथ डील हुई थी कि तू पढ़ाई पूरी कर, अच्छा, और पढ़ाई करने के बाद तू जो चाहेगा वो कर। ठीक है। तो वैसे मैं बिजनेस करना चाहता था, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। मैंने इंजीनियरिंग करी MIT पूना से, और 93 पास आउट हूँ मैं। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं अपने गांव गया, हमारे फिल्म थिएटर था, तो मैंने अपने फादर को बोला कि मैं करता हूँ, और मैं करने लगा। वही फिल्म थिएटर को मैंने उसमें कई चेंजेस किए, सब कुछ किया, नई नई फिल्में रिलीज़ करना, सब बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन फिर मैंने फादर को कहा कि मेरे को, अब आपने कहा था 100% बिजनेस के अंदर, तो एक नया थिएटर खोलना है, और मोड़क करके एक जगह है जहाँ पे पत्थर की वो कोटा स्टोन निकलता है, वहाँ लेबर बहुत है, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं होता। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को थिएटर खोलना है। उन्होंने कहा बेटा तूने इतनी अच्छी पढ़ाई करी है और तू नौकरी कर, थिएटर तेरे बस का नहीं है, क्योंकि ये दबंगी वाला है। क्योंकि 500-700 बंदा आपके थिएटर में बैठा है, और सब टाइप के लोग हैं, कोई झगड़ा भी कर सकता है। और क्योंकि मैंने जो देखा था, मैं ग्रीनरी देखा हुआ था, हमारे थिएटर में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। उसके पीछे जो थी वो मेरे फादर की दबंगी वाली इमेज, वो कुश्ती के थे मेरे फादर। तो गांव में बहुत रिस्पेक्ट करते थे
लोग उनकी, और जानते थे कि अगर इनसे अगर किसी ने पंगा लिया तो ये छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो अच्छे अच्छे लोगों का उनके नाम से डर लगता था, फादर के नाम से। तो हमारे थिएटर में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। पर फादर ने जब मुझे कहा तो मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं, तो मैंने कहा आपने कहा था कि बिजनेस कर लेना भले तू। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा मैं मोड़क में नहीं, तू यही संभाल ले, यहीं का, मैं कुछ नहीं करता, तू संभाल ले। मैं कहा नहीं मैं नहीं संभालूंगा, ये तो गलत बात है, आप करवाना नहीं चाहते हो कि नहीं तू फिर जॉब के लिए। तो मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आया और मैंने शुरुआत मेरी कैनेडियन मल्टीनेशनल कंपनी से हुई। वहीं जॉब करी मैंने। फर्स्ट 2200 रुपये से जॉब स्टार्ट हुई मेरी। और तो उस टाइम जैसे अभी के टाइम में उस उन 2200 की क्या वैल्यू होगी अगर अभी क्या कोई यार उस समय भी मुझे अपनी फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट था, इन द सेंस कि जब कॉलेज में था तब भी एडिडास के जूते पहनता था और ब्रांडेड कपड़े पहनता था। गांव का होने के बाद पूना में रहा हूँ सिटी में। तो जब मैं फादर से लड़के आया और यहाँ जॉब करने लगा तो फादर ने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन मैंने उनके पैसे को टच नहीं किया। और यहाँ पे आके मैंने लोकल शूज़ पहने, रेडी पे 5 रुपए वाली उस समय खाना मिलता था तो जॉब करता। और ये 6 महीने के बाद जब फादर आए तो उन्होंने देखा यार ये क्या कंडीशन। मैं कहा आप ही ने तो बोला है जॉब कर, तो जो कमाऊंगा वो ही खर्च करूंगा, आपसे नहीं लूंगा। तो ये चीज़ चलती रही बहुत, लेकिन उसके पीछे भी उनका भी बहुत प्यार था। वो चाहते थे कि एक एक्सपीरियंस हो। और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगी कि यार जिस टाइप से मैं इतना भोला गांव से आया हूँ और दिल्ली शहर ऐसा है कि आपको खा भी जाएगा और पचा भी लेगा और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपका क्या है। वो दिल्ली शहर नमूना, अंदर मिट्टी बाहर चूना वाले हिसाब है। तो यहाँ पे लोग अंदर से कितने खोखले होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन बाहर से लिपापोती करके रखते हैं कि यार बहुत पावरफुल है, ये है। तो वो चीज़ अच्छा रहा मेरे लिए, ये एक्सपोजर। और फिर मैंने 5 साल के बाद फिर बिजनेस में आने की सोची ब्रदर के साथ कि मेरा ब्रदर तब तक हम इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए थे। इन्होंने वाइफ के साथ ही मिलके हमने एक ब्रांड क्रिएट किया और अपना इन्वर्टर बनाने लगे। अच्छा। और जब इन्वर्टर बनाने लगे तो नौकरी मैंने वहाँ से छोड़ी। 15 दिन मैं इन्वर्टर को बना के हम बेचने लगे। तो 15 दिन में ऑलमोस्ट हमने 20 एक इन्वर्टर बेच दिए होंगे। और एक इन्वर्टर पे उस समय 6,000 रुपये की इनकम होती थी। और ये बात है 99 की। और 15 दिन में 20 इन्वर्टर 1,20,000 रुपये कमा लिए। जॉब में भी इतना नहीं होता था, लेकिन फिर डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। और मेरी एक और मल्टीनेशनल कंपनी से मुझे ऑफर आ गया। स्विस कंपनी थी। 99 में मैं 15 दिन मतलब बिजनेस में घुसा था। और वापस जब इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर था, कंपनी ने गाड़ी दे दी, सब कुछ कर दिया, 5 डेज वीक कर दिया। तो मैंने कहा यार काम तो सैटरडे संडे का ही है इन्वर्टर का, तो 5 दिन मैं नौकरी करता हूँ, सैटरडे संडे अपना बिजनेस करेंगे साथ में। तो बस वैसे ही और चलता रहा। 2012 में जाके फिर मैंने चेंज किया, मन बनाया, मम्मी पापा को कन्विंस किया कि यार मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो वही घूम फिर के जो पहले वाला भूत था वही आ गया सामने। फिर ब्रदर के साथ ही कंटिन्यू किया 2019 तक मैंने। उसके बाद सोनू सर ने मुझे बोला कि भैया उस काम में बोर हो गया मैं। इलेक्ट्रॉनिक 2012 से 19 तक आप इलेक्ट्रॉनिक? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक काम किया, बोर हो गया कि यार कस्टमर का वेट करना मेरे को आदत नहीं थी ऐसी। सोनू सर बोले कि आप YouTube के अंदर आ जाओ। मैं कहा यार तुम थर्ड पार्टी काम करते हो और मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रोडक्शन भी देखा है कंप्लीट। तो हम अपना बनाएंगे, जो भी करेंगे हम अपना बनाएंगे। मुझे म्यूजिक की आज भी नॉलेज नहीं है, पर ये पता है कि हर चीज का एक कोई ना कोई चाहने वाला है। हो सकता है तुम्हें जिसका म्यूजिक समझ आ रहा है दूसरे को कुछ समझ आ रहा है। मार्केट में
सब चीज़ चलती है। तो वहाँ से हमने अपना ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जिसमें हमें पता ही नहीं कि हम क्या बना रहे हैं। और घर वालों से भी हमें, आज मेरी वाइफ को म्यूज़िक के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। वो कहती है आप क्या बना रहे हो? मैंने कहा देखो, मैं एक किसान की तरह से काम कर रहा हूँ। किसान टमाटर लगाता है, एक किसान के अच्छे टमाटर होते हैं, एक के घटिया होते हैं, दोनों ठेला लेके जाते हैं बाजार में और शाम तक दोनों खाली होके आते हैं। एक का रेट अच्छा मिल जाता है, एक का डाउन मिलता है, कोई बात नहीं, दोनों की कदरदान है। सही बात। आज नहीं तो कल हमारे भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अभी जब मुझे नॉलेज ही नहीं है कि ये म्यूजिक, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है तो भैया ठीक है वो वाली चीज थी। तो बस म्यूजिक लाइन में घुस गए, अपना प्रोडक्शन करा और टचवुड, अगर नीयत साफ हो तो ऊपर वाला भी ना आपकी हेल्प करने के लिए सामने आता है। बिल्कुल सही। अगर आपका मन साफ है, नीयत साफ है, आप जरूरी नहीं है कि आप चालाक हो, आप जरूरी नहीं है कि उस काम में आप एक्सपर्ट हो, तभी आप आगे बढ़ोगे। मैं कह रहा हूँ लोगों को बहुत नॉलेज है, म्यूजिक की नॉलेज है कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, कहाँ ऐसा है, कहाँ ऐसा। मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ये पता है कि मैं जिस राह पे चल रहा हूँ, ऑटोमेटिक ऊपर वाला उस राह के कांटे हटाता जा रहा है। वो सब बड़ों की ब्लेसिंग है, जिस वजह से ये चीज़ चलती जा रही है और ये काफिला बढ़ता जा रहा है। तो आज हमारे 6 स्टूडियो भी हो गए और स्टाफ भी बहुत सही से काम कर रहे हैं और उन्हें भी पता है कि अब चीज़ें ऐसी भी बनने लग गई हैं हमारी कंपनी में जो कि हम तक ही आ रही हैं और लोग उनको सुन रहे हैं। मतलब वो दिन अब आ चुका है जिसमें पहले तो ये होता था कि बहुत कम सुनने वाले गिने चुने लोग होते थे कि यार हमारा कंटेंट भी कोई देख रहा है या सुन रहा है, लेकिन अब ये हुआ कि वो चीज़ें हमारे तक भी आने लगी हैं। व्हाट्सएप पे भी हमें आने लगा हमारा ही गाना और हमें नहीं पता होता क्योंकि अब इतने सारे चैनल हैं, इतनी सारी लैंग्वेज हैं। पर ये है कि जिसके साथ एक बार रिलेशन हुआ, टिल डेट अभी तक काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है ये जी। तो अब तो वो तो आपकी डेस्टिनी में था, क्योंकि जहाँ से शायद आप चाह रहे थे शुरुआत करना, हाँ, उस टाइम शायद वहाँ से नहीं हुई, 25 साल लगे उस चीज को। हाँ, बट घूम के चक्र आया। वो वही है कि हैरानी होती है कि जब मैं थिएटर शुरू करना चाहता था, आज मैं प्रोडक्शन के अंदर हूँ। आज छोटी छोटी एंटरटेनमेंट की फिल्में भी बनाते हैं हम जी, और बच्चों का कंटेंट भी बनाते हैं जो अच्छा लगता है। ये है, तो ये तो कंटिन्यू देखो ना कि सोचा क्या था और कहाँ से, लेकिन वो राइट समय नहीं था। हाँ, आपको ये मानना होगा कि हर चीज का एक समय फिक्स है और वो फिक्स कब तक वापस आप उस चीज पे पहुंचोगे ये आपको भी नहीं पता, और कौन माध्यम बनेगा, कौन जरिया बनेगा, आपको भी नहीं पता। बस वो इंटेंशन रखने, वो नीयत रखने की, वो नीयत रखनी है। और मैं ये जानता हूँ कि देखो मेरे साथ इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट जुड़े जो आज के नंबर 1 लोग हैं। मतलब हमारी कंपनी तो बहुत जीरो पे थी और वो आर्टिस्ट हीरो थे, और वो जीरो कंपनी पे बिलीव करके साथ में जुड़े और आज तक हम एक दूसरे के चहेते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं आप हमें तारोगे, हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप मेहनत। अब इनडायरेक्टली मैं कहूं कि कौन किसको तार रहा है ये तो ऊपर वाला ही जानता है जी। तो हम कौन होते हैं किसी को तारने वाले? ये चीजें हैं और ये अपने भाग्य पे भरोसा करना चाहिए इंसान को और अच्छे कर्म करने चाहिए। चीजें तो अच्छी ऑटोमेटिक होती हैं, समय लगता है लेकिन चीज़ें ऑटोमेटिक अच्छी होती हैं जी। ये सर, जब आपका वो बहुत मन था कि चलो मैं बिजनेस करता हूँ, मैंने अपने फादर की बात मानी, मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, अब ये मुझे बिजनेस नहीं करने दे रहे, तो जब आप उस सिचुएशन में होंगे, या हम कोई भी उस सिचुएशन में होता है, जब बड़े मना करते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं यार ये लोग क्यों मना कर रहे हैं। तो शायद या तो हम बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते हैं
जो एक्चुअली में वो अपनी उन्होंने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है, उस टाइम हमें बड़ा बुरा लग रहा होता है। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। हाँ। उस समय ये दिमाग में आता है कि यार ये कुछ करने ही नहीं देना चाहते, मैं ये करना चाहता हूँ, ये नहीं करना देना चाहते। लेकिन वो होता है ना, बच्चा तो चलना सीखता है, चल रहा होता है, और वो चल रहा होता है, माँ हंस भी रही होती है, लेकिन जैसे ही एज पे पहुंचता है बच्चा तो माँ रोक लेती है उसे। वो हमें नहीं पता था उस समय कि अगर मैंने उस समय बिजनेस किया होता तो मैं वो एज पे था, और मुझे रोकने वाले ने अगर नहीं रोका था, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं बिजनेस में, आज भी हम देखते हैं कि हम बिजनेस करते हैं तो हम अपने कॉम्पिटिटर से ही सीखते हैं जी। कई कॉम्पिटिटर रुकावट डालते हैं, फाइट करते हैं हर चीज में। शुरू उनसे भी हमें घृणा होती थी कि यार ये हमारा दुश्मन है, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो कॉम्पिटिटर जो आपको हर चीज में रोड़ा बन रहे हैं आपके लिए, हर चीज में आपके लिए कोई मुश्किल पैदा कर रहे हैं, उनसे नफरत करके कोई फायदा नहीं है। लर्न करो उनसे कि वो भी आपके एक गुरु हैं। क्योंकि देखो, जो आपके साथ आप एक लाइन पे चल रहे हो, दूसरा एक लाइन पे चल रहे हो, वो आपको पिन नहीं कर रहे तो आप चलते जाओगे, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम देम, ठीक है ना। लेकिन जो कॉम्पिटिटर आपको पिन कर रहे हैं, जो आपके काम पे नजर रख रहे हैं, वो आपके लिए वो चीज कर रहे हैं कि आपके पेपर वर्क आप मजबूत कर रहे हो। आप कैसे आर्टिस्ट को आप रोक के रख सकते हो वो कर रहे हो। वो चीजें करने में बहुत हेल्प हो रही है, और आगे से आप गलती ना करो, वो गलतियों से आपको अवेयर करा रहे हैं। बेसिकली वो आपके गुरु हैं, वो आपको बेटर बना रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जो कॉम्पिटिटर को के लिए आप कुछ मायने नहीं रखते, कुछ नहीं, और वो चले जा रहे हैं, चलो कर रहे हैं, तो आप कभी भी सुधरोगे नहीं। आप गलतियां करते जाओगे, एक टाइम आएगा आपको दैट विल बी टू लेट। आप कहोगे यार आज मुझे 10 साल हो गए इस बिजनेस के अंदर और मैंने ऐसी गलतियां क्यों कर दी हैं, और दैट विल बी टू लेट। लेकिन हमने जब बिजनेस किया तो 1 साल में ही हमारे साथ ऐसी चीजें हुई कि कंपटीशन की तरफ से हमें जो डेंट दिया गया उससे हम बहुत कुछ इम्प्रूव हुए। वो लूप होल आपको बताते रहे। हाँ, और हम भी हार मानते गए कि यार ये है। लेकिन एक टाइम आया कि यार अब हमें भी पता चल गया कि यार ये गुरु ही थे, इन्होंने हमें सिखाया है। बेसिकली अगर ये हमारे काम के ऊपर डेंट नहीं मार रहे होते तो हम सेम गलतियां करते हुए आज भी हमारा हिसाब वही होता जो हम 6 साल पहले थे। सर आपको ऑफिस देखा मैंने, बहुत अच्छा है। अगर आपके पास टाइम है तो एक बार हम थोड़ा सा ऑफिस टूर कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो थोड़ा सा। हाँ देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए दिखा देते हैं, चलते हैं थोड़ा बात। ठीक। अरे वाह सर, टचवुड नजर ना लगे, थू नहीं, जब तक ऊपर वाले की नजर सवाया है तो नीचे वालों की नजर का कोई वो नहीं है जी। उसकी नजर सही होएगी ना जी तो नीचे वालों का कोई कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता जी। ठीक है ना। अच्छा लगता है सर जब ये अपने अचीवमेंट्स आप देखते हो? ये मेरे अचीवमेंट नहीं है, ये बेसिकली हमारी टीम के अचीवमेंट है जी। जितने भी लोग हैं उन्हें खुशी मिलती है कि उन्होंने जो चैनल को 0 से शुरू किया, आज उसका सिल्वर बटन आ गया, गोल्ड बटन आ गया जी। आज हम 200 सवा 200 चैनल चला रहे हैं। वाह। तो ये एक एप्रिसिएशन, टोकन ऑफ लव फ्रॉम यूट्यूब टू देम ये है। तो बहुत बढ़िया लगता है सब कुछ। हाँ सर, अच्छा लग रहा है वो। कैसे? ठीक, बैठो। वाह सर, तो सर ये आपकी टीम है? हाँ, कंप्लीट टीम है सब। सर मुश्किल है इतनी बड़ी टीम को हैंडल करना? कौन हैंडल किसको कर रहा है ये बता पाना बहुत मुश्किल है। सब सेल्फ ड्रिवन है। मैंने आपको बोला जी कि मुझे
ना कोई नॉलेज है कि मैं इनको समझा सकूं, जी लेकिन ये खुद ही अच्छे ढंग से अपने काम को कर रहे हैं जी। और इनका कंपटीशन अपने आप से है। बेसिकली जो साथ में इनके साथ और भी टीम मेंबर बैठे हैं तो ये देखते हैं दूसरा कैसे काम कर रहा है, हम कैसे कर रहे हैं, वो इनका काम देखता है, ये उसका देखते हैं जी। ऑटोमेटिक, फिर उस हिसाब से एक दूसरे से इंस्पायर हो जाते हैं, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती। सर जब आप किसी को रिक्रूट करते हैं, जब एक नया इंसान आपकी फैमिली में ऐड होता है, जैसा आपने कहा कि आपका परिवार है, तो सबसे बेसिक चीज़ आप क्या देखते हैं उस इंसान के अंदर या उस एम्प्लॉय के अंदर कि ये तो होना ही होना चाहिए, कि ये तो मुझे चाहिए? देखो, हर बंदा एज ए प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो मैं उसके बारे में ज़्यादा पूछता नहीं हूँ। जी। मेरा जो किसी से भी अगर मैं मिलता हूं तो मैं उसकी फैमिली के हिसाब से जानना चाहता हूं कि उसकी फैमिली में कौन है, हाउ इंस्पायर ही इज़ अबाउट देयर फैमिली, कैसे वो घर से बाहर आके यहाँ पे रुका हुआ है और वो अपनी फैमिली के लिए अपने परिवार को छोड़ के ब्रेड एंड बटर अर्न कर रहा है। तो मेरा काम यही होता है कि भाई ड्रिंक तो नहीं करते तुम, हाँ कुछ ऐप तो नहीं है तुम्हारे अंदर, जी। और जो लोग मेरे यहाँ ही रहते हैं बेसिकली, कईयों को हम खाना वगैरह यहीं देते हैं, तो मेरा एम ये होता कि बेटा कोशिश करो 90% सैलरी अपने घर भेजो, क्योंकि तुम उनकी हेल्प करने के लिए आए हो, और ये ना हो कि तुम उस पैसे को तुम खर्च करो। 10% अपने ऊपर भी लगाओ कि संडे है कोई फिल्म देखने जाओ, कहीं घूमने जाओ। रिक्रिएशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम अपने को समय नहीं दे पा रहे हो तो एक टाइम आएगा तुम परेशान हो जाओगे कि यार मैं दिन रात लगा रहता हूँ, सब कुछ करता हूँ और मेरे फैमिली में पैसे भी भेज रहा हूँ, और उसकी लाइफ एक मोनोटोनस हो जाएगी। तो मेरा सिर्फ सिंपल 2-4 हंसी वाली बातें करके ही मैं समझ जाता हूँ कि ये बंदा ठीक है या नहीं है। तो वही, और रिक्रूटमेंट बेसिकली मैं नहीं करता, टीम करती है, मुझे तो मिलवा देते हैं बाद में। जब मिलवाते हैं तो बस यही मेरे क्वेश्चन होते हैं उनसे, और उसी से पता चल जाता है कि ये कितना रिस्पॉन्सिबल है बंदा जी। या छिछोरा टाइप का है, आगे साथ देगा कि नहीं देगा, वो वाली बात। सर आपके पास इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं और सबसे ज़्यादा जो इस हिंदुस्तान में टेंटर माने जाते हैं आर्टिस्ट के माने जाते हैं कि भाई अगर आपने आर्टिस्ट को मैनेज कर लिया तो मतलब समझ लो कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, और आपके यहाँ इतने सारे आर्टिस्ट मैनेज होते हैं, तो वो कैसे आप करते हो कि ठीक है एम्प्लॉय तो भाई चलो टीम है, फैमिली है? पता नहीं, वो जो आर्टिस्ट हमारे पास आते हैं वो ऐसी भावना लेके ही नहीं आते, ना हमारी ऐसी भावना होती है। मतलब कुछ ना कुछ उन आर्टिस्ट को हमारे अंदर ऐसा लगता है, या तो वो ब्रदर समझते हैं कि बड़ा भाई है, या फादर के रूप में समझते हैं, तो वो चीज़ें होती नहीं हैं यहाँ पे। मैंने नहीं देखा कि कोई आर्टिस्ट इस टाइप से आज तक हमें मिला है, क्योंकि हम उस टाइप से प्रोफेशनली उनके साथ डील भी नहीं करते। हम सिंपल कहते हैं कि देखो, जब तक आपका हमारे साथ दिल मिला है तब तक आप काम करो। जिस दिन मैं पेपर के बेसिस पे किसी भी आर्टिस्ट को बॉन्ड करना नहीं चाहता, मैं कि यार इतना बड़ा मैंने स्टैम्प पेपर बना दिए, डॉक्यूमेंट बना दिया कि आर्टिस्ट को मेरी कंपनी से स्केप करना है तो वो 4 एडवोकेट से सलाह ले रहा है, उनको फीस दे रहा है, तब जाके उस कंपनी से वो छुटकारा पा रहा है। मैं कहता हूँ भाई, चाहे वो आर्टिस्ट हो या एम्प्लॉय, अगर तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है और हम तुम्हारे लिए कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे, तो आप जब तक मेरे साथ काम कर रहे हो तब तक का आपको मेहनताना मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे रहो सैलरी का वेट करो, ये नहीं है। आर्टिस्ट के साथ भी यही है मेरा कि आपका दिल जब तक चाहे तब तक काम करो। जिस दिन आप कह दोगे कि नहीं सर अब हमसे नहीं होगा ये चीज़ नहीं, तो आप फ्री हो। कोई मैं बॉन्ड करके आपको नहीं रखूँगा, क्योंकि जब आपका दिल्ली से नहीं है, आप अब काम करना चाहते, तो मैं ऐसी जगह पे क्यों नेगेटिविटी लेके आऊँ। आप अगर जुड़े हैं तो अच्छे मन से जुड़ो, सिक्योर जुड़ो कि आपका प्रोटेक्शन है, यहाँ पे आपको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन डर से मत जुड़ो। तो इसीलिए जुड़े हुए हैं,
सब लोग। यही तो एक प्रेम और आपस का रिलेशन है जी। तो वो उनका भी यही वो समझते हैं और हम भी यही उनके साथ हैंडल ठीक है करते सर, हैं। आगे चलते हैं। हाँ जी। सर काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे भी थे जो बहुत छोटे थे यहाँ आने से पहले, अब बहुत बड़े बन गए, तो कैसा लगता है, मतलब उनको देख कर कैसा लगता है? कभी इस तरीके की भावना आती है कि यार इनको तो मैंने बनाया? नहीं, कभी नहीं आती। हाँ। ये भावना कभी भी नहीं आती कि हम किसी आर्टिस्ट बॉर्न है, उनकी डेस्टिनी है, उनको हमसे जुड़ना था और ग्रो तो उन्होंने होना ही था। सबसे बड़ी अच्छी बात ये आती है कि यार हमने आपस में काम किया है और उनको देख के मतलब आत्मा खुश हो जाती है कि यस ये कंपनी के अंदर या इस आर्टिस्ट के साथ हमने काम किया, ये आर्टिस्ट के साथ हमारे भी कर्म अच्छे थे जो हमारे साथ वो आर्टिस्ट जुड़ा। तो ये कभी भी हम कौन होते हैं यार बनाने वाले, बिल्कुल भी कभी ये ख्याल नहीं आता ऐसे चीज़ों का। सर जैसे इतने सारे एम्प्लॉय हैं तो आपकी एक ऐसा होगा कि यार ऐसे लोग या ऐसे एम्प्लॉय मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आपकी वो पॉइंट्स क्या हैं कि यार ये पॉइंट अगर क्लिक करता है, ये क्लिक करता है? तो देखो, मैंने सबसे पहले आपको बोला कि एक फैमिली है। आज अगर अपनी मुट्ठी कर रहे हैं, इसमें कोई छोटा कोई बड़ा कोई नाटा, सारे लोग हैं। अगर आप सबको एज इट इज़ ही एक्सेप्ट करते हो, सब में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, सब में कुछ ना कुछ है। अगर मैं गलतियां निकालने लगूंगा तो सबसे पहले तो मेरे में ही बहुत गलतियां हैं। अगर मैं अपने आप में वो चेंजेस कर लूं तो मैं भी एक बहुत बढ़िया इंसान बन सकता हूं, लेकिन मैं चेंजेस नहीं, हम चाहते हैं कि दूसरा चेंज कर ले। तो इसलिए ठीक है, देखो जितने भी एम्प्लॉई हैं सब कुछ है, एक्सपेक्टेशन ज़रूर होती है कि हम देखें या ना देखें, लेकिन वो होता है ना कि साथ वाला जो आपके साथ को वर्कर है वो ज़रूर देख रहा है आपको जी। आप जल्दी उठ के जा रहे हो तो उसको ये होएगा कि यार ये तो जल्दी चला जाता है, और आप एक बंदा जल्दी आता है और पूरा ऑफिस में देखता है यार 2 ही बंदे हम जल्दी हैं, बाकी ऑफिस वाले रिलैक्स करके, तो उसको बड़ा। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन। देखो, आपने फर्स्ट प्रायोरिटी, आप ये काम क्यों कर रहे हो? अपनी फैमिली के लिए, ठीक है ना, या आप अपने लिए कर रहे हो? 2 चीज़। अगर आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो तो फैमिली फर्स्ट होनी चाहिए। ये जो है जहाँ आप काम कर रहे हो, ये एक एक्सटेंडेड फैमिली है आपकी। हम भी फैमिली ही हैं, लेकिन वो फैमिली जो कि आपके ब्लड के साथ है वो फर्स्ट फैमिली है। तो अगर उसको कोई तकलीफ़ है, कुछ है, तो भैया यहाँ का नहीं सोचना है। तुमने तुम पहले उसको देखो। ये तो क्या है, ये तो चलता रहेगा, क्योंकि वहाँ तुम्हारा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, यहाँ तुम्हारा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। मेरा सिंपल सा ये कहना है कि फैमिली फर्स्ट, लेकिन अगर तुम अपने आप पे ही झूठ और कर रहे हो और फैमिली की तरफ ना देख के धोखा दे रहे हो कि यार मेरी फैमिली में ये तकलीफ़ है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप करने कुछ और जा रहे हो, तो वो आप अपने को धोखा दे रहे हो। वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको रिपीट होगा, और आपको आज नहीं 10 साल बाद लगेगा कि यार मैं फैमिली के नाम पे गया था और मैंने ये चीट किया था और यही मेरी फितरत बनी। तो वो जब एक्चुअल ज़रूरत होगी तब आप फैमिली के साथ नहीं होंगे, तब सिचुएशन आपको इतना टफ वो कर देंगी कि नहीं जाने देंगी। तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि सुपर पावर गॉड है। बिल्कुल। आज मेरे को तुम झूठ बोल सकते हो, ऊपर वाले को तो नहीं बोल सकते ना। वो क्या बेटा, तू हमेशा फैमिली के नाम पे गया और वहाँ से छुट्टी करके गया, आज तेरी फैमिली को जरूरत है लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगी, बता। वो शेर आया तो वो करने वाला गेम तो वही कर रहा है, तो इसीलिए उससे डर के रहना है। अभी 15-16 साल का केसी है और आप अपने उस बचपन के केसी को देख रहे हैं, तो उसको एक क्या ऐसी आप एडवाइस या कुछ भी आप उसको क्या बताना चाहेंगे?
देखो एक्चुअली मैं अभी भी 15-16 साल का ही हूँ। मैं हकीकत बताऊँ, मैं बड़ा होना ही नहीं चाहता। अरे वाह, बिल्कुल नहीं। मतलब ना मैं टेंशन लेता हूँ ना टेंशन देता हूँ, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वो होके रहेगा। तो आप अपना कर्म करते जाओ और जिसमें आपको अच्छा लग रहा है वो करते जाओ, लाइफ चलती रहेगी। मैं अपने आप को बड़ा नहीं होने देना चाहता। हाँ, दिखने में सफ़ेद बाल हो गए हैं, बाल उड़ गए हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ हो जाएंगी, लेकिन बचपन वही रहेगा जी, मन से। बिल्कुल। तो वही सिचुएशन है अभी तक तो। सर अभी इतना अच्छा आपका काम चल रहा है यूट्यूब का, तो अभी आप कैसे देखते हैं इन फ्यूचर की इस यूट्यूब के काम को? कैसा लगता है कि आपको क्या जाएगा? देखो, जहाँ तक कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म इंडिया में भी आ जाएगा, जिस हिसाब से मोदी जी का है, और टेक्नोलॉजी को, क्योंकि 55% पैसा जो इंडिया में यूट्यूब ऐड के जरिए कमा रहा है, वो पैसा यूएस में ही रह रहा है। जी बिल्कुल। और उनके थ्रू हिंदुस्तान में आ रहा है। जी। तो आने वाले समय में कोई ना कोई इंडियन प्लेटफॉर्म ऐसा आएगा जो यूट्यूब को इंडिया में रिप्लेस कर देगा। हाँ और क्योंकि इंडियंस ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए हैं जी, तो वहाँ पे भी वो चलेगा। यूट्यूब की ऐसी क्या पॉलिसी जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि यार इसको तो हटा देना चाहिए यूट्यूब को? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक ही पॉलिसी से ऑल ओवर वर्ल्ड की यूट्यूब को चलाना चाहते हैं। जी। अब फॉरेन में देखें तो बच्चा अगर रो रहा है तो उस पर अगर माँ ने कुछ कर दिया या कुछ डांट दिया तो पड़ोसी पुलिस वालों को बुला लेते हैं कि तुम्हें अपने बच्चों की ग्रूमिंग करने नहीं आ रही है, तुम अच्छे पेरेंट नहीं हो। और हिंदुस्तान में जब तक बच्चे को 2 चांटे न मारे जाएं, पर उनको ये चाइल्ड अब्यूज़ लगता है। जी। यहाँ बच्चा नंगा घूमता रहता है जी। 5 साल का बच्चे को, लेकिन वहाँ पैदा हुए बच्चे को आप बॉडी पार्ट नहीं देख सकते, वो ढका हुआ है। तो वो एक ही पॉलिसी से सबको चला रहे हैं। जी। वहाँ का बच्चा 13 साल में या 14 साल में या 15 साल में जो एडल्ट कंटेंट या ये चीज़ देख रहा है, यहाँ पे भी वो चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पहले 20-21 साल तक बच्चे को कुछ समझ ही नहीं होती थी। जी। अब वो चीज़ें यहाँ पे भी जल्दी आ रही हैं। जी। तो वो सोच रहे हैं कि हर जगह का कल्चर एक ही है और एक ही पॉलिसी से यूट्यूब का वो है कि अगर आज बच्चों का कंटेंट है बनाते हैं हम, उसमें अगर एंग्री फेस दिखा दिया तो उनको दिक्कत हो जा रही है कि ये जी कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है, तुमने बच्चे को एंग्री फेस दिखा दिया, इसमें बच्चे के अंदर इस टाइप की भावनाएं आ जाएंगी। तो वो जो देखेगा वैसा करेगा। मतलब कुछ ज़्यादा एडवांस है। और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो थोड़े रफ टफ और सब टाइप से हैं। जी। वहाँ यहाँ बच्चा छोटा रामलीला भी करता है तो उसमें भी रावण में वो राक्षस ही बनता है। हर तरह का होता है। और जब तक माँ बाप की उनको थप्पड़ ना पड़े, वो हाथ से माँ खिला रही है, उनको हाथ से खिलाना यूएस में बच्चों को लगता है कि अनहाइजेनिक हो। आपने हाथ धोए बगैर, आज हमारे यहाँ बर्तन धो रही है किसी की माँ और बच्चा रोने लगा तो वो बच्चे को उठा लेगी बिना हाथ धोए, बिना हाथ पहुँचे, पसीने में। और वो लोग कहेंगे कि आपको बच्चे को पालना ही नहीं आता। और हिंदुस्तान से ही ब्रेन ड्रिवन वहाँ गया है कि आज जितने हिंदुस्तानी जो टेक्नोलॉजी को बाहरों यूएस के लिए डेवलप कर रहे हैं, यूएस की कंपनी के लिए कर रहे हैं, तो गया तो यहीं से ही है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उसकी बेस्ट पोजीशन पे हिंदुस्तानी बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो उनको भी पाला तो उनकी ही माओ ने, और ऐसे ही कंडीशन में पाला, अनहाइजेनिक कंडीशन में, कि वो उधर झाड़ू लगाती गई, उसके बाद बच्चा रोआ तो उसी हाथ से उसने खाना। तो आप देखो ना कि यहाँ के बच्चे कितने, इम्यूनिटी कितनी अच्छी है उनकी। और वहाँ जरा सा कुछ होता है तो बच्चों को, यहाँ बुखार भी आ रहा होता है, उल्टी दस्त भी लगे होते हैं, तब भी डॉक्टर के पास ले जाना एक सेकेंडरी चीज़ होती है। पहले माँ अपना घर के नुस्खे कर लेती है उसके ऊपर। वहाँ कुछ ऐसा नहीं है। वहाँ कह देंगे कि माँ बाप जो हैं ये बहुत लापरवाह हैं, इनको बच्चों को पालना नहीं आता है।
तो वो YouTube का अपना एक माइंडसेट है, अगर वो अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग वो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो बहुत सही बात आपने बताई। पैसे को क्या मानते हो सर आप? पैसा क्या है? देखो, पैसा आज की जो जनरेशन है उनके लिए सिर्फ पैसा ही है। मेरे लिए रिलेशन इम्पॉर्टेंट है, एंड मनी इज़ बाई प्रोडक्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप। अगर मेरे आपके साथ रिलेशन अच्छे होंगे जी सर, तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा। मेरे रिलेशन अगर मेरे कस्टमर के साथ अच्छे होंगे जी, तो पैसा तो दोनों कमाई लेंगे, ये है। तो रिलेशनशिप फर्स्ट है, पैसा जो है सेकेंडरी है। हाँ, ये कि जब आपने परिवार मान लिया अगर किसी हाँ, कंपनी को, किसी फर्म को, हाँ, तो डेफिनेटली आपका हर प्रयास उसी तरह से होगा कि यार इसको अच्छा बनाना है, हाँ, इसको बेटर बनाना है। बिल्कुल, और बिल्कुल। पैसा तो फिर आ ही जाएगा। हाँ, तो आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। जी वो फ्रूट तो अगर आपने पेड़ लगा दिया, पेड़ मतलब रिलेशन जी, अगर वो पेड़ आपने फ्रूट वाला लगाया ना कि कांटे वाला, जी तो फिर फ्रूट तो अच्छे होंगे ना। सर, कहाँ से आपको लगा कि अब लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया? अभी तक लाइफ वैसी ही चल रही है। टर्निंग पॉइंट तो आ ही नहीं रहा। जैसे सोचा है वैसे ही चलती जा रही है। लोगों की लाइफ टर्न करती है, हमारी तो नहीं कर रही। हम तो सीधे चले जा रहे हैं। नहीं सर, जब लगा कि अब ठीक है, अब ट्रैक पे आ गई गाड़ी, अब तो ऊपर ऊपर जाना है, अब पीछे नहीं मुड़ना। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऊपर ही ऊपर जाना हो और उसी हम कहेंगे कि यार लाइफ बहुत बढ़िया है। जब तक अप्स एंड डाउन नहीं आएंगे तब तक लाइफ नहीं। और जो बंदा वो बाउंस बैक वाला जो मज़ा है ना, वो नहीं तो यार अगर वो बढ़िया चल रही है, सही चल रही है, ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, फिर आपको दिमाग चलाने की क्या ज़रूरत है? फिर तो कुछ नहीं। हम तो चाहते हैं कि यार हम इन्वॉल्व रहें हर चीज़ में, और जंप वाला रोलर कोस्टर वाला चलता रहे और आगे बढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि सोचे कि कोई तकलीफ़ें ना आए, कुछ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुस्सा आता है? गुस्सा भी आता है, नो डाउट। और कई जब कोई चीज़ें सीमाएं बहुत ज़्यादा पार हो जाती हैं, कई बार ऐसा लगता है कि यार अब किसी अपने बच्चों पे ही आ जाता है गुस्सा। जी बिल्कुल, कि यार इनके अंदर हम बचपन से सोचते आए कि यार ये चीज़ें हों, लेकिन नहीं हो पाती, तो कंट्रोल करना पड़ता है। फिर क्या करें, जब दूसरे बच्चों के साथ भी डील कर रहे हैं जी, तो वो भी ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है जी। और वो है, हमारी मदर ये कहती हैं कि बेटा आपका काम है आप उन्हें बोलते रहो। मैं कहा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। कि रस्सी और पत्थर को देखा, कुएं पे पत्थर से रस्सी रगड़ती रहती है और उसमें भी निशान छोड़ देती है, जबकि पत्थर इतना हार्ड होता है, रस्सी जो है नाजुक है। तो भैया तुम अगर हिम्मत हार लोगे और अपने बच्चों को बोलोगे नहीं, बोलना ही छोड़ दोगे कि तुम गलत हो, यहाँ ठीक करो, यहाँ करो, तो ये तुम अपने पार्ट पे सही काम नहीं कर रहे हो। तुम्हें बोलना है, क्योंकि वो भी एक समाज के लिए एक जिम्मेदार इंसान बने। आपका दायित्व यही है कि जो आगे आने वाली जनरेशन है वो समाज के लिए अच्छी रहे। ये ना हो कि वो एक असामाजिक तत्व बन के निकले। ये भी तो हमारा है ना। आज हमारे माँ बाप क्या चाहते थे कि हम एक अच्छे नागरिक बने, समाज के लिए एक अच्छा सा रहे हमारा सिस्टम। और वही अगर हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो कल को वो गलत काम करने लग गए समाज में, तो वो भी एक गलत चीज़ है। तो गाइड करते रहना चाहिए। सब कुछ है, गुस्सा आ जाता है, अपने आप पे भी आता है, कई बार अपनी चीज़ों का गुस्सा दूसरों पे भी निकल जाता है। इसका तो कुछ नहीं है। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी अधूरी है? यार मैं बहुत बड़ी ख्वाहिश रखने वाला नहीं हूँ। मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं कि मैं जगुआर या रोल्स रॉयस या ऐसी गाड़ियों में घूमूं। नहीं, मैं जिस चीज़ में, जिस हालात में, जिस हाल में हूँ उसी में मैं एंजॉय करता हूँ। और
कोई मेरी ऐसी विश लिस्ट नहीं बनी हुई है कि मुझे ऐसे रहना है और ऐसे करना है, नहीं। बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, ईश्वर ने जो दे रखा है, ना 1% कम ना 1% ज़्यादा, बहुत अच्छा चल रहा है। और लोगों मैं तो खुश नसीब हूँ कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ मुझे फल मिल रहा है। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और फिर भी फल नहीं मिल रहा उनको, तो मुझे क्या मैं ख्वाहिश रखूँगा। अब तो सिर्फ यही है कि हाँ, हम कितना औरों के लिए कर सकें, अपने लिए का कोई ऐसा वो नहीं है। न पहले रखा ऐसा कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए। सिंपल अच्छी बुद्धि है, अच्छा बस यही है कि प्यार बना रहे सब में आपस में, और चीज़ें तो अपने आप, मैंने आपको कहा कि सब चीज़ अपने आप जुड़ती जाती हैं, हर चीज़ जुड़ती जाती है। रिग्रेट किसी बात का? देखो, लाइफ में गलतियां बहुत होती हैं, लेकिन अगर रिग्रेट करते रहे आप तो फिर आप आगे नहीं बढ़ोगे। कई बार लगता है कि यार मैंने नौकरी में इतना समय दिया, मुझे बिजनेस में पहले आ जाना चाहिए था। कई बार लगता है कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट लेट किया, मुझे इस इन्वेस्टमेंट के बदले ये करना चाहिए था। लेकिन आपको पता है, गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता, गलतियों से सीखा जा सकता है। गलतियां पास्ट में जाके आप उसके ऊपर रिग्रेट करते रहोगे तो अपनी एफिशिएंसी को डाउन करोगे, बल्कि उससे लर्न कर लो आप कि यस हुई है, हम क्या आगे कर सकते हैं ताकि इस टाइप की गलतियां रिपीट ना हो। तो इसलिए कोई रिग्रेट भी नहीं है, टच वुड। जो डिसीजन आज तक लिया बहुत अच्छा लिया, और सेल्फ डिसीजन है सब चीज़ों के, और ईश्वर ने हेल्प करी है। जो सोचा वो होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी छोटा सा गोल रखते हैं, सोचता आदमी अगर घर से भी निकलता है तो सोचता है कि मैं ये टाइप के शूज़ पहनूं, इस होटल में जाना है, ये करूं। तो हमने जो भी सोचा, ईश्वर ने हाथ पकड़ के उस पॉइंट पे लेके जाके बिठा दिया। बस सिर्फ हमारी सोच में कमी है। हमने अगर नहीं सोचा तो हम नहीं पहुंचे जी। हमने जिस दिन सोचना शुरू कर दिया हमें पहुंचा दिया। एक काम दो बार होता है, एक बार बस दिमाग में, एक बार एक्चुअल में होता है। हाँ, वो दिमाग में होना जरूरी है। वो दिमाग में अगर नहीं हुआ तो फिर तो इसीलिए रिग्रेट भी पीछे कि हमसे गलतियां तो होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी, और उससे आप सीखते रहो। क्योंकि हम रिपीटेड कोई भी काम करते जाते मैं बोर हो जाता हूँ। मेरी वो चीज़ है कि मैं कोई भी चीज़ को ज़्यादा समय तक वो चीज़ को मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता जब तक कि उसमें चैलेंजेस ना आए। तो चैलेंजेस आना ज़रूरी है, तभी हम सीखेंगे। नहीं तो लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी। ऑफिस आए गए, बैंक में पैसा आ रहा है, सब कुछ है। नहीं यार, वो लाइफ ही क्या जब प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम ना आए तो उसका जो सॉल्यूशन निकालने में मज़ा आता है ना, वो एक अलग ही सहानुभूति और अनुभूति होती है उस चीज़ की, और सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि यार प्रॉब्लम आई और 20 लोग बैठे हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में, लेकिन हल नहीं हो रही है और तुम उस पर डिस्कशन कर रहे हो और हल हो गई है जी। तो मज़ा आता है कि यस कुछ सही डायरेक्शन में चल रहा है। ईश्वर का दिया बहुत कुछ है कि उसने बुद्धि भी अच्छी दी है, शरीर भी अच्छा दिया है, काम फैमिली भी अच्छी दी है, और सब लोग जो साथ जुड़े हैं सब लोग अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। काम को लेके सर अभी क्या फ्यूचर प्लान है कि चाहते हो कि अब ये चैलेंजेस लेने हैं कि अब ये कुछ नया करना है? हाँ, काम को लेके, क्योंकि ये जो काम है हमारा काम, ना तो ये किसी को थकने देता है, और इतने चेंजेस आते जा रहे हैं चीज़ों को लेके कि हर रोज़ नई चीज़। सुबह उठते हैं तो लगता है कि अब ऐसे काम करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि दुकान पे जाके शटर खोलो और कस्टमर आके बैठा नहीं बैठा, फोकस ही सड़क पे रहे कि कस्टमर के पैर दुकान में आ रहे हैं, ये नहीं है। तो काम तो ये बहुत अच्छा है, बढ़िया है, और चैलेंजेस भी बहुत हैं, और काम इसमें करने को भी बहुत है।
मल्टीपल लैंग्वेज में काम किया जा सकता है। हर स्टेट, एक हिंदुस्तान ऐसी कंट्री है जिसमें एक एक स्टेट वर्ल्ड की कई कंट्री से बड़ा है। तो हम जो हैं मतलब हमारे लिए बहुत स्कोप है काम करने का, बशर्ते हम करना चाहें, क्योंकि इसमें काम की कोई कमी नहीं है जी। और जो कुछ भी यूनिक सा आप कर दोगे तो चीज़ें एडॉप्ट हो जाएंगी, चलने लगेंगी, सब कुछ अच्छा होगा। तो इसी के अंदर फोकस करना है। लाइफ क्या है सर? यही लाइफ है, वर्क इज़ लाइफ। मेरे को काम से ज़्यादा प्यार है। मैं अगर 3 दिन घर बैठ गया तो बीमार हो जाता हूँ। तो काम करते रहो, लोगों की लाइफ पे एक इम्पैक्ट डालो। जो कुछ नहीं कर रहे एटलीस्ट वो कुछ करने लगें। और सबसे बड़ी बात है कि चेंज जो है ना, आज की जनरेशन चेंज से डरती है, कंफर्ट जोन के अंदर पड़ी रहती है। मैंने जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, इतना कंफर्ट जोन था कि अगर एक सिटी से दूसरी सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा हूँ और वहाँ पे टाइफून आ गया और फ्लाइट कैंसिल हो गई तो दूसरी फ्लाइट की टिकट आ जाती थी। इतना कंफर्ट, 5 स्टार होटल में रहना, एक से एक बढ़िया गाड़ियों में आपको रिसीव करना, वो लाइफ से मैं निकल के बाहर आया हूँ। जब बॉस ने मेरे से पूछा कि यार इतनी अच्छी लाइफ है क्यों छोड़ना चाहता है, मैं कहा अब डर लगने लग गया है कि मैं ये कंफर्ट लाइफ से ना बोर हो गया हूँ। सेटिस्फेक्शन लेवल ख़त्म सा हो गया मेरा। मुझे कंफर्ट लाइफ पसंद नहीं है। आप मुझे कहो कि यार किसी की ड्रीम होती है 5 स्टार होटल में खाना खाना, 7 स्टार होटल में, ठीक है। मेरी ड्रीम अगर मुझे 2 कड़क रोटी और दाल के साथ ढाबे पे मिल गई ताज़ी तो वही है, उसी में मुझे 5 स्टार से ज़्यादा खुशी मिलती है। सिंपल सा फंडा है। और मैं कई बार, घर वाले भी कहते हैं यार कभी तुम कंफर्ट रहते ही नहीं हो कि यार मतलब अब तो ठीक ठहर जाओ, पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं वो कंफर्ट जोन में पड़ा रहूं। चीज़ें जब तक चैलेंजिंग नहीं होती तब तक वो, और मैं खुद ही इनवाइट करता हूं उनको कि यार थोड़ी सी टीडियस हो, जिससे कि दिमाग भी चले, शरीर भी चले, ये सब चीज़ है। ऐसी कौन सी आदत है जो आप अपनी छोड़ना चाहते हो कि यार ये आदत बदलनी है थोड़ी सी? भरोसा। हाँ। सब पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ। हाँ। और कई बार 10% में धोखा भी खा जाता हूँ। हाँ। सब कहते हैं सर आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हर किसी पे भरोसा कर लेते हो, जो आपको जिस डायरेक्शन में चलने को बोले उस डायरेक्शन में चल पड़ते हो, आप अपना दिमाग नहीं लगाते हो कई बार। अब फिर क्या होता है कि मेरा ये मानना है कि आदमी या तो भरोसा करेगा या ना करेगा। कर। तो 90% चीज़ें जब मैं भरोसा करता हूँ सही हैं, 10% धोखा देती हैं। कोई बात नहीं। आपकी फेवरेट जगह जो आपको घूमने में अच्छी लगती है कि यार यहाँ जाना मुझे सुकून देता है? यार मैं बहुत घूमा हुआ हूँ। अब तो जहाँ फैमिली वाले कहते हैं चलो, हाँ। तो चल पड़ता हूँ। कहीं पे भी अगर मेरे को सिर्फ अगर वहाँ जा रहा हूँ और अपना लैपटॉप साथ में मेरे साथ, तो मैं कहीं पे भी खुश रह सकता हूँ। हाँ। क्योंकि शो मस्ट गो ऑन। हाँ। अगर किसी की कोई डिमांड है और मेरी वजह से वो रुकी हुई है चीज़, तो मैं वहाँ पे भी उसका काम कर दूंगा। तो मैं हर जगह जाके खुश हूँ जहाँ मैं अपने लोगों से कनेक्टेड हूँ। हाँ। चाहे मैं हरिद्वार चला जाऊँ, मेरी कोई ऐसी डिमांड नहीं कि यार मुझे यूएस जाना है या यहाँ, कुछ नहीं। हिंदुस्तान बहुत बढ़िया जगह है और आप ऑल ओवर वर्ल्ड घूम लो, हिंदुस्तान जैसी जगह कहीं नहीं मिलेगी। मैं 15-15 दिन फॉरेन टूर पे रहा हूँ और जब शुरू में जब जाता था प्लेन क्रैश और ऐसा डर लगता था, मैं कहता था कि यार जब वो पायलट अनाउंस करता था कि अब आप इंडिया कलकत्ता में घुस चुकी है हमारी फ़्लाइट, या इधर से कि
हिमालय की उसमें, तो मैं कहता था अगर कुछ भी हो तो कम से कम हिंदुस्तान में ही गिरेगा यार आदमी, बाहर के देशों में गिर के वहाँ क्या है, कुछ नहीं। जो फील, जो सिक्योरिटी अपने देश में आती है ना, कुछ नहीं। और अगर छोटे से गांव में भी आप जा रहे हो और आपकी फैमिली आपके साथ है तो नथिंग लाइक इट। मतलब मैं कभी भी अकेला सोलो ट्रैवलर नहीं हूँ मैं कि अपना खुद गए। अगर मेरी फैमिली जा रही है, वो एक गांव में भी अगर हम जाते हैं, झोपड़ी में भी रहें, तब भी वो भी बहुत अच्छा लगता है। बस इससे ज़्यादा कोई ख्वाहिश ही नहीं है कि यार मुझे यहाँ ट्रैवल करना है। मेरे ये, मैंने बोला मेरी कोई विश लिस्ट नहीं बनी हुई, क्योंकि अगर मैं विश लिस्ट बना दूंगा तो ईश्वर ने जो कुछ और ज़्यादा सोचा हुआ है तो यार मैं उसमें काम में दखल अंदाजी कर रहा हूँ। तो मैं उन ईश्वर के काम में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। मंदिर भी अगर चला जाऊंगा, वो भी मेरी फैमिली अगर मुझे बोलेंगी कि मंदिर चलो, 99% मैं मना कर देता हूँ। 1% उनके चेहरे को देख के मैं मंदिर चला जाता हूँ कि बस कुछ वहाँ मांगा नहीं जाता, कुछ वहाँ से उसने तो खूब दे रखा है ना। कभी चढ़ावा चढ़ाता हूँ मंदिर में कि जिसने दिया है उसी का क्या, मैं उसके आगे क्या तुच्छ चीज़ रखूँगा। तो थोड़ा सा ये अलग सिस्टम सा, पता नहीं ऐसा क्यों हूँ, पर ऐसा ही है। आपने बात की सर कि मैं कहीं भी चला जाऊँ बस मेरा लैपटॉप साथ हो, क्योंकि किसी की कुछ डिमांड है वो मैं पूरी कर सकूँ। हाँ, किसी का वर्क, किसी का कोई भी काम मेरी वजह से पेंडिंग नहीं होना चाहिए। मैंने आपके टीम के कुछ लोगों से बात की तो मुझे ये भी पता है कि आप फाइनेंशियली एडवांस भी बहुत हेल्प कर देते हैं। कि मतलब बहुत लोग हैं जिन्होंने बोला कि यार कि हमने बोला और कोई नहीं करता, बट सर ने हेल्प की। और जबकि ये बहुत टफ डिसीज़न होता है किसी के लिए भी लेना, क्योंकि भरोसा आपने वो वाली बात की और वो टूटने में सिर्फ क्योंकि अब देखो ना, इसमें 2 टाइप की चीज़ होती हैं। एक को रियल नीड होती है और एक फर्जी तरीके से करता है। कई बार मन दुखी भी होता है कि आप हेल्प कर रहे हो उसके ज़रूरत के समय, लेकिन जब आपको नीड है तो वो चीज़ वापस नहीं आ रही है। करेक्ट। जबकि नाउ ही इज़ गुड इनफ, सिक्योर है, लेकिन वो चीज़ नहीं आ रही। तो फिर उस केस के अंदर जब किसी और को ज़रूरत होती है तो फिर आदमी ड्यूअल माइंड होता है। हाँ। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि यार छोड़, तेरा क्या है, कोई बात नहीं। तो जो बनता है, जब आपने फैमिली मान ही रखा है तो फिर आपको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है, अगर आप करते गए तो आप भी खाली हो जाओगे। लेकिन आपको ये देखना है कि कहाँ पे ज़रूरत है और कहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और किस कंडीशन में ज़रूरत है। और अगर वो चीज़ वापस समय पे आ जाती है तो वो अच्छा लगता है, लेकिन वो अभी तक हुई नहीं। बहुत कम लोग मैंने देखे जो कि जिनका काम निकलने के बाद वो चीज़ आ जाती है, तो वो मेरे को इंस्पायर करती है चीज़ें। इसीलिए मैं मोटिवेट रहता हूँ कि यार उस केस में मैं 10% लोग जो मुझे वापस से अपना काम पूरा होने के बाद चीज़ अगर वो रिटर्न कर देते हैं तो फिर भी मैं 90% को सर्वाइव करता है। वो 10% ही मेरा मोटिवेशन बनाए रखते हैं आगे के लिए। लेकिन अगर वो 10% भी कम ऐसा हो गया तो फिर आगे कैसे हेल्प होगी किसी की, ये है। अगर सर आपका फ़ोन लैपटॉप सब आपसे ले लिया जाए, ऐसा क्या काम आप करेंगे या क्या करेंगे? मतलब कि कोई ऐसी एक्टिविटी कि यार अगर मेरे पास फ़ोन लैपटॉप नहीं है, मैं इस काम को करूँगा तो भी मैं खुश। कुछ नहीं है, बढ़िया से फैमिली वाले लोग होने चाहिए। कई बार हम फ़ोन आपस में जब ट्रैवल करते हैं तो बच्चे आज की डेट में फ़ोन पे लगे होते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में से एक मेंबर उठ के सबके फ़ोन ले लेगा, सब जब कोई फ़ोन पे कोई कुछ नहीं कर लेते हैं हम ऐसा। फिर क्वालिटी टाइम हो जाता है, बच्चों का ध्यान उन्हीं पे बातों पे फोकस होता है, सब कुछ है। और अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मुझे वाटर ज़्यादा प्यारा है तो स्विमिंग पूल के अंदर और चिल्ड बियर और फैमिली वाले हों तो बस, और कुछ नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। और कुछ नहीं, नेचर के क्लोज। जी सर, केसी जी जब इस एक टाइम ऐसा होगा तो बहुत
टाइम बाद हो कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस उससे जाने कि यार? नहीं यार, वो तो बहुत दूर की बात है, लोगों के चाहना ना चाहना वाला तो पता नहीं, ऐसे कर्म कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ। लेकिन यही है कि आप जो भी करो उससे समाज पे गलत इफ़ेक्ट नहीं जाना चाहिए जी। क्योंकि हम कोई इतनी पावरफुल पोजीशन पे नहीं है कि हमारा हर स्टेप जो दूसरों के लिए एक सबक या उस पे इम्पैक्ट डालेगा। यस, लेकिन फैमिली पे ज़रूर पड़ता है। नहीं सर, आपकी कंपनी इतनी बड़ी है, इतने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनका हाँ, घर, वो तो उन्हें पता है कि यार सर जो भी कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट है, कोई मतलब ऐसा जो सामने बोल रहे हैं अगर कुछ कमिट कर दिया तो वो कर रहा हूँ, तो मैं अपना जो वर्ड दे दिया वो ज़बान का पक्का हूँ। सिंपल सी बात है कि किसी को धोखे में नहीं रख सकता, सिंपल यही। और सबको यही कहता हूँ कि यार से दिखावे में मत जियो, सिंपल लाइफ जियो, कुछ नहीं है। अच्छा खाना खाओ और शांति से रहो, कर्जा मत लो लोगों से। अपने सर के ऊपर फालतू का शोषापंती में ये 5 मिनट का सुख है। आप घड़ी अच्छी पहन लोगे, आप किसी चीज़ में भी किसी की तुलना नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं शूज़ बहुत बढ़िया पहनता हूँ। भैया शूज़ आप पहनो जो आपको कंफर्ट दे रहा है, लेकिन आप ब्रांड के हिसाब से जाओगे और उस पर 10 लाख रुपए खर्च करोगे, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज की दुनिया जो है वो शोषापंती दिखावा ज़्यादा है और मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता। आप जो कंफर्ट, आप जो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं वहीं तक रहो, ज़्यादा उसमें क्या सोचना है। अब लोग बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, फेसबुक पे स्टेटस लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। यार आप जहां आपको कंफर्ट मिल रहा आप करो, दिखाओ मत। दिखा के क्या फ़ायदा है। आपको अगर सुकून ढाबे पे खा के मिलता है वहाँ खाओ। आपको रेडी पे के छोले भटूरे अच्छे लगते हैं तो वहाँ खड़े होके खा लो। आपने क्यों दिखाना है यार कि मैंने वहाँ से ये मंगाया, मैंने ये शर्ट पहनी, ये ब्रांड पहना। आपको कंफर्ट लगना चाहिए, ना कि आप एक ब्रांड के चक्कर में दूसरे लोगों को बताओ कि यस यू कैन अफोर्ड। मैं ये दिखावे में किसी के उसमें नहीं पड़ता हूँ, ये मेरा मानना है। और आगे भी लोग अगर ये दिखावा नहीं करेंगे तो ज़्यादा सुख शांति से। पहले के ज़माने में लोग क्या दिखावा करते थे यार, गांव में होटल भी नहीं होती थी, घर की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी तो पड़ोस में सब्जी मांग के खाते थे कि आंटी आपके यहाँ क्या सब्जी बनी। मैंने 60% खाना अपने पड़ोसियों के यहाँ खाया है। तो वो चीज़ जो फील आती है वो ज़्यादा बढ़िया लगती है बनस्पत कि मैं किसी होटल में जाके ये है। लेकिन आज का ट्रेंड ये हो गया कि चलो होटल में भी जाना है, फैमिली भी एक कंफर्ट टाइम वो भी बना के थक जाते हैं। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जाओ। ये नहीं कि आप क्रेडिट कार्ड के भरोसे अपनी ज़िंदगी चलाओ कि यार यहाँ मैं क्रेडिट कार्ड से पे कर दूंगा, अगले महीने फिर मतलब वाइफ को खुश। इसकी कोई सीमा नहीं है दिखावे की। ये है। ऐसी क्या आपके बारे में बात है जो कोई नहीं जानता है, बहुत कम लोग जानते हैं? शायद सब कुछ जानते हैं यार लोग। खुली ओपन बुक हूँ, कुछ छुपा के भी अगर रखना चाहूँ दारू पी के बोल देता हूँ तो फिर क्या हुआ। कुछ छुपता ही नहीं है मेरे से, कुछ छुपता ही नहीं है। तो आपको अगर मैं बोलूँ कि केसी चौधरी को आप प्लीज़ डिफाइन कीजिए तो आप क्या एक लाइन या क्या बोलेंगे? कौन है मिस्टर केसी, कौन है केसी चौधरी? मैं मतलब आज भी देखूँ तो अपने आप में एक बचपन सीधा साधा भोला इंसान देखता, अपने आप को देखता हूँ। और मैं किसी के भी चीज़ को, किसी ने अगर कोई चीज़ ली, कोई बढ़िया सी गाड़ी में घूम रहा है, मेरे को कोई जेलस नहीं होती। अपना सिंपल रहता हूँ, खुश रहता हूँ। एक और कहते हैं ना कि जो भोला होता है उसके लिए भोला हमेशा साथ रहता है। बस वही है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है।
अंधों के राम होते हैं। बस वही चीज़ है और वही राह दिखा रहा है और उसी में आनंद आ रहा है। मैं मतलब ड्यूअल रोल प्ले कर ही नहीं सकता, मेरे चेहरे पे आ जाएगा कुछ भी जैसा हूँ। कोई मुझे कहे भी सही कि यार थोड़ा तो तुम्हें यार क्लेवर होना चाहिए, क्या है, अरे छोड़ना यार, भोलों का भोला है, बस यही है। और करता भी वही है सब कुछ। तो मैं तो ऐसा ही रहना चाहता हूँ, सिंपल, ऑनेस्ट, क्योंकि अगर आप खुद अच्छे हैं तो सब कुछ बनती जाएगी चीज़ें, और आप कहो तो 7 पीढ़ियों के लिए भी आप जोड़ जोड़ के थक जाओगे, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पूरा एक परिवार लेके चलो, सब बढ़िया है, सब अच्छा है। वाह सर, ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा मज़ा आया इस पॉडकास्ट में, और उम्मीद है कि ज़रूर दोबारा हम ज़रूर मिलेंगे और फिर से अच्छी चर्चा करेंगे आपके साथ। मतलब टाइम का पता ही नहीं चला, और अभी आपके पास भी टाइम थोड़ा सा कम है। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।